हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। माय नेम इज़ यश एंड आज हम लोग 12th फिजिक्स मिड टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट देखेंगे। आप लोगों को आंसर की मिल गई होगी सीबीएसई से, सबने देख भी ली होगी, सबने आंसर चेक भी कर ली होंगी अपने। ठीक है, आंसर चेक करना बड़ी बात नहीं है, आंसर चेक कर लो, लेकिन मेन है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे अभी जेईई में प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे हर क्वेश्चन के पीछे का। हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन जेईई में भी। क्वेश्चन 1 बोल रहा है अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट x इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट y, यानी कि x हमारा एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब y एक नाम का ऑब्जेक्ट है, तो बोल रहा है कि x और y क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। अगर ये दोनों रिपेल हो रहे हैं तो y ऑब्वियस सी बात है इसके सेम नेचर का होना चाहिए, है ना। तो y क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, दूसरा आगे बोल रहा है हाउएवर ऑन ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट y, यानी कि z नाम का ऑब्जेक्ट जो है वो y से अट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रही है तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि z और y का नेचर ऑपोजिट होना चाहिए, यानी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट z। इसने बोला है मोस्ट पॉसिबिलिटी, मोस्ट पॉसिबिलिटी नहीं बोला, सिर्फ मोस्ट पॉसिबिलिटी बोला इसने। यानी कि अब हमें इसको पढ़ने से पहले हमें इससे पहले ये देखना होगा कि रिपल्शन और अट्रैक्शन में फर्क क्या है। अब तुम लोग बोलोगे यार रिपल्शन और अट्रैक्शन में क्या, रिपल्शन मतलब दो चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे, ऑब्वियसली बात है। दोनों फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो रिपेल होने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली बात है। और अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन रिपल्शन का ऑपोजिट केस है, क्योंकि y और z क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं और दूसरा वाला क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी कि दोनों ऑपोजिट नेचर के होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। बट बात ये आती है कि रिपल्शन और अट्रैक्शन, ठीक है, हम लोगों को पता है रिपल्शन दो सेम नेचर वाले चार्जेस के बीच में होता है और अट्रैक्शन दो ऑपोजिट नेचर वाले चार्जेस के बीच में होता है। लेकिन अट्रैक्शन हमारा एक कोई भी यूनिफाइड चार्ज, कोई मान लो चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, और एक अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। और वो फोर्स कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव। रिपल्सिव कभी भी नहीं होता, रिपल्सिव कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा, मतलब साइंटिस्ट ने ऐसा पता लगाया था कि रिपल्शन जो होता है ना हमारा, वो एक बेस्ट श्योरिटी देता है चार्जेस के नेचर को बताने में। क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो एक चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में भी हो सकती है। और वो क्यों हो सकती है, क्योंकि मान लो चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है कि उसके पास या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, उन दोनों में से कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही होगा, तभी वो चार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी क्या होती है, जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो होगा क्या, यहां पर जो भी मान लो नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी, मान लो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी, तो होगा क्या, ये अनचार्ज बॉडी को पोलराइज करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव के चार्जेस हैं, पॉजिटिव वाला इसकी तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव वाला इसकी तरफ आ जाएगा। तो होगा क्या, ये चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस इन दोनों के बीच में कभी नहीं लग सकते। ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस इन दोनों के बीच में कभी नहीं लग सकते। तो इसी कारण हम लोग ये बोलेंगे कि अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, यानी कि z हमारा क्या हो सकता है, एक चार्ज्ड बॉडी भी हो सकता है जो कि ऑपोजिट नेचर का हो, और साथ ही साथ एक अनचार्ज बॉडी भी हो सकता है। क्योंकि चार्ज बॉडी, दो चार्जेस बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है, और एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन रिपल्शन हमेशा दो चार्ज बॉडीज के बीच में होगा। ओके, तो यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन देखो, ए बोल रहा था पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नहीं, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। नेगेटिवली चार्ज ओनली, नो, नेवर। सी, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, यस बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। न्यूट्रल यानी कि अनचार्ज बॉडी एंड पॉजिटिवली चार्ज तो होना ही चाहिए z, अभी तो अट्रैक्शन होगा, तो यानी कि इसका ऑप्शन सी है। सेकंड देखिए, in an experiment 3 microscopic latex spheres are sprayed into a chamber and became charged with charges plus 3e plus 5e and minus 3e। अच्छा पहले इसको रब कर लेते हैं।
तो हमारे पास तीन चार्जेस दे रखे हैं, एक +3e का, एक +5e का, एक -3e का। बोल रहा है ऑल, अब ये चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसी तीन स्फेयर्स पर, ठीक है। यानी कि ये +3 एक स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक +5e किसी अलग स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, -3 एक अलग स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आगे बोल रहा है कि ऑल द थ्री स्फेयर्स केम इन कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली फॉर अ मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड। तो बोल रहा है जो इन तीन स्फेयर्स पर अलग अलग हम लोगों ने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो इन तीन स्फेयर को हम लोगों ने साइमल्टेनियसली टच करा दिया, ठीक है। मान लो ये +3e का था, ये +5e का था, ये -3e का था। तो बोल रहा है इन तीनों को हम लोगों ने टच करा दिया। अब आगे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्फेयर्स। यानी कि अगर अब बोल रहा है इन तीनों स्फेयर्स को टच कराने के बाद, जब इन तीनों स्फेयर्स को मैंने अलग कर दिया, तो बोल रहा है इन तीनों स्फेयर्स पर कौन कौन से चार्जेस रहने की पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, ए ऑप्शन बोल रहा है +5e, -4e एंड +5e। अब ये सारे वो ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अंदर हम लोगों ने क्या ध्यान देना है, यहां पर जब भी हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज क्वांटाइज, और हम लोगों ने एक लॉ भी पढ़ रहा है चार्जेस का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि नेट चार्ज जो होता है सिस्टम पर नॉट बॉडी, नेट चार्ज जो होता है सिस्टम पर वो 0 होता है। यानी कि ये क्या मेरा सिस्टम है, मेरा पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम का जो भी नेट चार्ज होगा वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ऑल्दो इंडिविजुअली स्फेयर्स पर कैसे भी चार्ज रह सकते हैं। अब हम लोगों को पता है कि चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, तो चार्ज चीज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं सिस्टम का चार्ज निकाल लूं, सिस्टम में कितना चार्ज है, +3e, +5e, -3e, तो ये +3 से -3 कट जाएगा, बचेगा क्या, +5e। यानी कि सिस्टम पे हमेशा कितना चार्ज रहना चाहिए, +5e का। तो हम लोग क्या करना है, ऑप्शन में चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में सभी चार्जेस का सम +5e आ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दिखा रहा है +5e, -4e, +5e। तो अगर हम लोग इसका ऐड करेंगे, एडिशन +5e प्लस -4e प्लस +5e, तो इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, ये 10 -4 कितना होगा, 6e। तो ये तो 5 और नहीं, यानी कि ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। इसका बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन बोल रहा है कि +6e -7e। देखो +6e एंड -7e, इन सबको ऐड करो, 6 और 6 12, 12 - 7 इज +5e। यस, ये हमें +5e दे रहा है, यानी कि ये चार्जेस की पॉसिबिलिटी हो सकती है ईच स्फीयर पर, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, बी। सी और डी में भी आप लोग देख लोगे तो उनमें भी नेट चार्जेस का सम 5 नहीं आएगा, इसलिए वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। तो बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास ऑलरेडी एक 1 कूलम का चार्ज है एंड गेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर इस बॉडी के पास 1 कूलम का चार्ज है, अगर इस बॉडी ने 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन कर लिए तो इसके पास नेट चार्ज कितना रहेगा। अब सबसे पहले तो हम लोगों को दिमाग में ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से हमारा चार्ज जो है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 कूलम का चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का है, क्योंकि यहां पर इन लोगों ने 1 कूलम के साथ कुछ नहीं लिख रखा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। यानी कि +1 कूलम का चार्ज में से जो भी 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जब आएंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज बनाएंगे वो चार्ज इस 1 कूलम में से माइनस हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। जल्दबाजी में हम लोगों ने गलती कर सकते हैं इसके अंदर। हम लोग क्या करना है, सबसे पहले इतने इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज बनाएंगे हमें वो निकालना है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम निकालेंगे इसके अंदर तो 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज बनाएंगे, ये हमारा बनाएंगे 0.8 कूलम का, शायद से
यस, माइनस का 0.8 कूलम का ये चार्ज बनाएंगे। ठीक है, अब जब मैं इतने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर जंप करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या होगा इसका 1 कूलम माइनस 0.8 कूलम, तो ये कितना आएगा मेरा प्लस का 0.2 कूलम। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा डी। ठीक है, थर्ड का ऑप्शन डी, यस। ठीक है, समझ आया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना यानी कि नेगेटिव चार्ज को गेन करना, और ये पॉजिटिव चार्ज था तो नेट चार्ज देखेंगे तो 1 कूलम में से माइनस होगा ये चार्ज, तो कितना होगा 0.2 कूलम का चार्ज होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बड़ा सिंपल था, बोल रहा है किरचॉफ फर्स्ट रूल यानी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड रूल सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन। हमसे बोल रहा है किरचॉफ के 2 लॉज जो थे ये हर किसी बच्चे को पता होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, किरचॉफ का पहला लॉ जो है हमारा वो क्या होता है, जंक्शन रूल होता है ना। तो जंक्शन रूल जो होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और दूसरा क्या, जो दूसरा लॉ होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ लूप लॉ यानी कि वोल्टेज वाला लॉ, उसके अंदर प्रिंसिपल क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना भाई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा डी। ठीक है, पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय द 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। यार ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास में एनसीईआरटी में ये सेम क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब। देखो जो ये लिखा होता है ना 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब, तो इसका मतलब होता है कि ये जो बल्ब है वो इतनी रेटिंग्स पे ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, और इतनी रेटिंग पे ही ऑपरेट किया गया है, यानी कि अगर मैंने उस बल्ब को 220 वोल्टेज प्रोवाइड किया है तो उसने मुझे 100 वॉट की पावर प्रोड्यूस की है। ठीक है, यानी कि डिसिपेट की है, नॉट प्रोड्यूस, डिसिपेट की है। ठीक है, यानी कि उसकी रेटिंग दे रखी है। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं इसी सेम बल्ब को 110 वोल्ट पे ऑपरेट करूं, इसी सेम बल्ब को 110 वोल्ट पे ऑपरेट करूं, तो बोल रहा है इसकी पावर, सॉरी ये पावर नहीं, ये वोल्टेज है मेरी। ठीक है, तो पावर कितनी डिसिपेट होगी ये पूछ रहा है मेरे से। तो मुझे पता है कि बल्ब को तुम वोल्टेज चेंज करके पावर चेंज कर रहे हो, तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि बल्ब की क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, रेजिस्टेंस, है ना भाई। चाहे तुम कितना भी ऑपरेट करा दो वोल्टेज, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। तो रेजिस्टेंस पे क्या लिखा लूंगा यहां पर मैं एक ऐसा फॉर्मूला यूज करूंगा जिसके अंदर पावर का रेजिस्टेंस आता हो और वोल्टेज आता हो। एक फॉर्मूला होता है मेरा P = V²/R, है ना भाई। P = V²/R में R कांस्टेंट है, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि पावर को बढ़ाऊंगा, सॉरी वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो पावर ही बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाऊंगा तो पावर भी घटेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर मैं देखूं P इज डायरेक्टली इक्वल टू V², यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि P1/P2 इज इक्वल्स टू V1/V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉट डायरेक्टली जैसे हैं क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना इसके। ठीक है, तो यहां पर मेरी क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, ये मेरी वैल्यूज थी V2 की। ठीक है, और यहां से अगर मैं ये रीडिंग निकालू इसकी, तो ये क्या कहना चाह रहा था मेरे से, ये मेरे से कहना चाह रहा था कि 220 वोल्ट एंड 100 वॉट बल्ब, तो यानी कि मेरे पास V1 है 220 वोल्ट और V2 उसने क्या लिया यूज 110 वोल्ट। P1 है मेरे पास 100 वॉट, क्योंकि 1 डिनोट कर रहा है 220 वाले को, तो P2 मुझे निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, क्योंकि यहां से मुझे देखा था P इज डायरेक्टली इक्वल टू V², तो यहां से मैं यूज कर लूंगा, क्या हो जाएगा मेरा P1, या फिर इस काम करो इसको उल्टा लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। मुझे P2 के लिए चाहिए ना, तो इसको मैं लिख दूंगा P2/P1 इज इक्वल्स टू V2/V1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा मेरा क्या, P2 इज इक्वल्स टू V2/V1 क्या है 110 अपॉन में 220 का होल स्क्वायर इंटू P1 कितना है 100 वॉट। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा P2 इज इक्वल्स टू 0 कट गया, 11 2 = 20, हो जाएगा 1/4 इंटू 100, यानी कि हो जाएगा मेरा कितना 25 वॉट। यानी कि पावर कितनी आएगी मेरी
जब मैं 110 वोल्ट वोल्टेज बल्ब के अक्रॉस लगाऊंगा तो मेरी पावर कितनी डिसिपेट होगी? 25 वॉट। तो इसका ऑप्शन क्या है मेरा? ए। ठीक है, इसका ऑप्शन है हमारा ए। समझ आ गया? चलिए, क्वेश्चन 6 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं लोग? अल्फा को, है ना। अल्फा हमारा एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर एज वेल एज मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है। ये मटेरियल और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट अल्फा होगा, है ना। तो यहां पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि बोल रहा है इन ऑप्शन में से किन सब्सटेंसेस की अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ठीक है, पहला बोल रहा है मेटल। मेटल देखो, अब यहां पर हम लोग को नेगेटिव से ये नेगेटिव पॉजिटिव ये कैसे पता लगेगा? हम लोग यहां पर ये लॉजिक लगाएंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से किसकी रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस बढ़ता है। जिसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या फिर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी उसकी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और जिसका अगर टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं, जिस मटेरियल के अक्रॉस मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं और उसी सेम मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी घट रही है तो उसका अल्फा नेगेटिव होगा, है ना भाई। क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव भी एक तरह का इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर मुझे ये देखना है कि अल्फा की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? अल्फा की वैल्यू नेगेटिव जब होगी जब मेरी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी घटे। तो देख लो इनमें से कौन सा मटेरियल है। मेटल में तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है ना भाई। दूसरा, मेटल एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में होता है लेकिन मेटल में नहीं होता, तो बी ऑप्शन भी कट जाएगा। सी, सेमीकंडक्टर इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस घटता है, इसी वजह से उसकी अल्फा की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सेमीकंडक्टर। ठीक है, और जो डी ऑप्शन है इसका मेटल एंड एलॉय। मेटल में तो हम लोगों ने देख ही लिया कि मेटल में रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, और एलॉय में भी हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है या फिर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में बढ़ती है। ठीक है, तो उसके अंदर अल्फा तो नेगेटिव बोलने का सवाल ही नहीं उठता, है ना। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमसे कि टू वायर्स कैरिंग करंट्स I1 and I2, one slightly above the other in the horizontal plane as shown in the figure. The region of vertically upward strongest magnetic field is। देखिए इसके अंदर फिगर बना रखी है इन लोगों ने। ये I2 फ्लो हो रहा है इस वायर के अंदर करंट, इस वायर के अंदर I1 फ्लो हो रहा है करंट। अब ये बोल रहा है कि ये जो हमारे पास डायग्राम दे रखा है, और यहां पर दे रखा है इन लोगों ने फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन। ठीक है, ये दो वायर्स हैं, ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर। तो बोल रहा है कि दो वायर्स थी जिनके अंदर करंट दौड़ रहा था I1 and I2 नाम का, ऐसी डायरेक्शन में। बोल रहा है द रीजन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज। तो यहां पर बोल रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन रीजन में से स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी। और सिर्फ उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इन चारों में से कहां होगी, उसने बोला है वर्टिकली अपवर्ड रीजन में, वर्टिकली अपवर्ड रीजन में। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि यहां पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरे लिए वर्टिकली अपवर्ड तो ये है, नहीं ना। बात सुनो, वर्टिकली अपवर्ड से ये मत समझो कि मेरे लिए वर्टिकली अपवर्ड ये है ना। अब ऐसे समझ जाओ कि अपवर्ड की बात कर रहे हैं, इनकी ऊपर वाले रीजन की बात कर रहा होगा। ठीक है भाई, मेरे लिए वर्टिकली अपवर्ड की डायरेक्शन में चेंज होती है ना। मान लो मैं यहां पर ऐसे खड़ा हूं तो मेरे लिए वर्टिकली अपवर्ड ये हो गया, वर्टिकल डाउनवर्ड ये हो गया, और नॉर्थ क्या हो गया? आगे वाला, साउथ हो गया पीछे वाला, है ना भाई। तो यानी कि वर्टिकली अपवर्ड मेरा ये ऑप्शन हो गया। तो बोल रहा है फर्स्ट और सेकंड रीजन में से किस में
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। ठीक है, देख लेंगे, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस बनाते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, है ना। जो थंब की डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन। देखो I2 की वजह से अगर बनाए तो I2 की वजह से क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड 1 की, पहले 1 में चेक कर रहा हूं, तो I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, यानी कि I2 की वजह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड गई B2। ठीक है, I1 की वजह से देखो करंट ऐसे जो फिंगर्स होगी वो मैग्नेटिक डायरेक्शन बताती है, बाहरी तरफ आ रहा है फर्स्ट रीजन में, है ना भाई, फर्स्ट रीजन बाहरी तरफ आ रहा है, यानी कि डॉट लगेगा मेरा B में। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट रीजन में। सेकंड रीजन में देखो, सेकंड रीजन में देखो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड होगा, यानी कि ये आउटवर्ड है मेरा B2, और I1 की वजह से ये भी आउटवर्ड है। तो साफ साफ दिख रहा है यहां पर B2 और B1 की सेम डायरेक्शन है, यहां पर B2 और B1 की डिफरेंट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, नेट मैग्नेटिक फील्ड वो कम होगी, और यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरी ज्यादा होगी। तो बस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था क्या, वर्टिकली अपवर्ड रीजन में। ठीक है, क्योंकि देखो अगर तुम ढंग से देखोगे तो यहां पर भी मेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन बनेगा और यहां पर भी मेरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो I1 की वजह से अंदर की तरफ, यहां पर क्या बनेगी, अंदर की तरफ, यानी कि ये जाएगा मेरा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, B1 की वजह से, इसकी वजह से क्या जाएगा, अंदर की तरफ। तो यहां पर ही मैग्नेटिक फील्ड एडअप हो रही है, लेकिन उससे पूछा क्या था, वर्टिकली अपवर्ड रीजन में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा सेकंड। ठीक है भाई, तो 7th का ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्या, B, यानी कि सेकंड रीजन, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मेरी स्ट्रांग होगी। ठीक है भाई, देखो एट क्वेश्चन बोल रहा है, 2 पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ कैरिंग करेंट्स 4 एम्पेयर एंड 10 एम्पेयर। बोल रहा है I1 दे रखा है हमारा 4 एम्पेयर, I2 दे रखा है मुझे 10 एम्पेयर, आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। बोल रहे 2 पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स थी जो कि जिनके अंदर करंट ये फ्लो हो रहा था I1 I2, और बोल रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा था फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम विल बी। तो मुझे पता है इसका मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स होती हैं उनके बीच का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स निकालने का, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने का। ये होता है मेरा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d, और ये d होता है मेरा डिस्टेंस बिटवीन 2 वायर्स। ठीक है, अच्छा यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला जाता है, ये याद रखना है हमें फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तो कहानी आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए मुझसे पूछी थी, है ना, तो यानी कि इसके लिए मुझे बतानी है, तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे, पुट करोगे तो किस ऑप्शन क्या आएगा मेरा, इसका ऑप्शन आएगा मेरा D। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है मेरी 3.2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और एल की यूनिट मीटर। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो D है, ये मेरी D की वैल्यू है ना, ये D को मुझे मीटर में कंसिडर करना है, सेंटीमीटर में दे रखा है, क्योंकि मुझे I अगर एम्पेयर में दे रखा है तो मुझे MK सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। MK क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, है ना, पढ़ा हुआ लेंथ में। MK सिस्टम फॉलो करते हैं, फिर CGS सिस्टम फॉलो करते हैं, तो एम्पेयर मेरा किसमें आता है, MK सिस्टम में। तो मुझे इसी डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, मीटर में। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कितना, 0.025 मीटर। तो ये पुट करोगे आप वैल्यूज तो आ जाएगी वैल्यूज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्या, D। 8 का हो जाएगा मेरा D ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ एन एमीटर इज यूज्ड टू बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ अ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक एमीटर था, उस एमीटर को हमें वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है। क्या करना है, एमीटर को हमें वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है। हमें एमीटर को एमीटर की तरह नहीं, वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है। देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर इज। हमें यहां पर बस ये चीज ध्यान रखनी थी कि वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर में हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर और एम मीटर में बस 2 ही फर्क होते हैं। जब हम लोग चैप्टर 4 में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर और एमीटर बनाने की कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं।
तो वोल्ट मीटर में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, आर हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो भी सीरीज में, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, और ये मेरा बल्ब होता है। जबकि एमीटर में क्या होता है मेरा, एमीटर में मेरा रेजिस्टेंस जो लगता है वो पैरेलल में लगता है, किसके साथ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ, और ये जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत लो होती है, इसको मैं ऐसे नोट करता हूं, ठीक है। यानी कि वोल्ट मीटर में हम लोग रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वो भी हाई वैल्यू का, और एमीटर में हम लोग लो रेजिस्टेंस रखते हैं पैरेलल में, ठीक है, लो वैल्यू का। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे पता है एमीटर जो है वो डिवाइस बनाया इसलिए गया है ताकि करंट मेजर हो पाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस अगर मैं ज्यादा रखूंगा, इस एमीटर का रेजिस्टेंस अगर मैं ज्यादा रखूंगा तो करंट मेरा कम मेजर होगा, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि एमीटर में मेरा नेट रेजिस्टेंस कम हो, नेट रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो इसलिए मैं पैरेलल में रेजिस्टेंस लाऊंगा, तो रेजिस्टेंस तो वैसे कम हो ही जाएगा, और साथ ही अगर मैं लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लाऊंगा पैरेलल में तो वो और कम हो जाएगा। और वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वोल्ट मीटर में हम लोगों को सिर्फ डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लगाता हूं, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाता हूं, वो भी सीरीज में, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्या होगा, बोल रहा है एमीटर को अगर मुझे वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एमीटर था, अगर एमीटर में मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दूं कि गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने क्या लगा दिया, एक हैवी रेजिस्टेंस लगा दिया, वो भी सीरीज में, तो मेरा वोल्ट मीटर बन जाएगा, सिंपल सी बात है, कि मेरी वोल्ट मीटर की कंस्ट्रक्शन यही होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि वोल्ट मीटर में हमारा हाई वैल्यू वाला रेजिस्टेंस लगता है सीरीज में, ठीक है भाई। देखिए इसका 10 देखिए ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज b1, यानी कि बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मान लो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसकी और इसका रेडियस जो है वो r है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, मान लो इसके अंदर करंट ऐसे दौड़ रहा है I नाम का, ठीक है। तो बोल रहा है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर पर क्या है, वो b1 है, सेंटर पर क्या है b1। अगर मुझे फॉर्मूला पता है मैं क्या लिख दूंगा, b1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ इसका रेडियस, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या आती है मेरी, म्यू नॉट I अपॉन में 2r, ठीक है। आगे बोला उसने, बोला द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज b2, यानी कि वो बोल रहा है ये सेम सर्कुलर लूप है, यही मेरा क्या है, सेम सर्कुलर लूप है, मान लो इसके करंट ऐसे दौड़ रहा था I नाम का, तो बोल रहा है इस लूप की वजह से इसकी एक्सिस पर, एक्सिस समझते हैं आप, एक्सिस क्या होती है हमारी, वो वाली एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रही हो और इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर हो, है ना। तो यानी कि ये वाली एक्सिस के अबाउट बोल रहा है यहां पर अगर मैं इसके सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पे जाऊं और इसका रेडियस भी कैपिटल R है, कैपिटल R डिस्टेंस दूरी पर जाऊं तो यहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल रही है, b2, ठीक है। अब मैंने यही फॉर्मूला पढ़ रखा है कि किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है या फिर वैल्यू क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है मेरा क्या, ये b2 है, यानी कि मेरा b2 क्या होता है मेरा, पहले जनरली बात कर लेते हैं कि एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा म्यू नॉट I, जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R यानी कि इसका रेडियस का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ये जो मेरा, मान लो अगर ये x डिस्टेंस होता जहां पर x की वैल्यू क्या है, R है, आई पुट करता हूं उसको मैं, यहां करते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस इसके रेडियस का स्क्वायर, R का स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप ये आपको फॉर्मूला याद हो, क्योंकि ये चैप्टर 4 का एक जनरलाइज फॉर्मूला है जो कि सबको लर्न करना पड़ता है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग को पता है x की वैल्यू क्या है, R है, तो पुट कर देंगे, जो कि मेरी b2 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां पुट कर लीजिए म्यू नॉट I कैपिटल R स्क्वायर, तो कैपिटल R स्क्वायर रहेगा कि रेडियस है इसका अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ x, कितना है मेरा R है, उसने बोला है यहां से R डिस्टेंस की दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि b2 है,
आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर आर स्क्वायर ऑलरेडी आता ही है की पावर 3/2, तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको कितना आएगा मेरा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर और 2r स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे यानी कि बन जाएगा मेरा 2 की पावर 3/2 इंटू में r स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा मेरा r क्यूब। ओके, तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहाँ r स्क्वायर से एक r कट जाएगा और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 2 की पावर 1 है और ये बन जाएगा मेरा क्या म्यू नॉट आई अपॉन में 2 की पावर, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा 2 की पावर 3/2 किसके बराबर होता है 2√2 के बराबर होता है ना भाई, तो 2 की पावर 3/2 लिख दो क्या 2√2, तो इसको लिख दो 2√2 और इस यहाँ पर क्या बचा था एक आर बचा था, तो ये मेरी किसके लिए आई है b2 के लिए आई है, ये मेरी किसके लिए आई है b2 की, और मेरी b1 की वैल्यू क्या आई थी जो कि सेंटर पर थी मैग्नेटिक फील्ड, वो थी मेरी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। तो मुझसे पूछा गया था बस b1/b2 का रेशियो पूछा था, b1/b2 यानी कि b1 और b2 को डिवाइड कर दो, तो b1/b2 क्या आएगा आपका क्या म्यू नॉट आई अपॉन में 2r अपॉन में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2√2 ब्रैकेट में r, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया, एक r से एक r कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया, क्या बच गया 2√2, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा 2√2, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं सोलेनॉइड के 600 एंड इट्स इंडक्टेंस इज 108 मिली हेनरी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल हैविंग 500 टर्न्स विद द सेम लेंथ द सेम रेडियस एंड द सेम मीडियम विल बी। तो बोल रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है वो सेल्फ इंडक्टेंस पूछना चाह रहा है ना कॉइल का, तो यहाँ पर मुझे पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड का क्या म्यू नॉट n स्क्वायर पाई कैपिटल R स्क्वायर L, where L is the length of solenoid and small n is the number of turns per unit length। तो यहाँ पर लिख सकते हैं n बाय L का होल स्क्वायर पाई R स्क्वायर L, तो यहाँ से मैं इसको कट आउट करके लिख सकता हूँ म्यू नॉट n स्क्वायर पाई कैपिटल R स्क्वायर बाय L, क्योंकि यहाँ पर L स्क्वायर आएगा L से L कट जाएगा, ठीक है ये इंडक्टेंस है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स को उसने चेंज कर दिया, आगे बोल रहा है सेम लेंथ सेम रेडियस एंड सेम मीडियम, सेम मीडियम यानी कि म्यू नॉट सेम, सेम लेंथ यानी कि L सेम एंड सेम रेडियस यानी कि R सेम, पाई तो कांस्टेंट है ही, तो यहाँ दिख रहा है मतलब क्या L इज डायरेक्टली इक्वल टू n स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या L2/L1 इज इक्वल्स टू N2/N1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो L2 की वैल्यू क्या आएगी N2/N1, N2 की वैल्यू क्या है मेरी, ये मेरा मान लो N1 है और ये मेरा L1 है, और यहाँ पर बोलता हूँ मुझसे क्या N2 मेरा अगर 500 हो गया तो मेरा L2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अगर मैं इसको मिली में लूँ तो मिली में मेरे को आंसर मिलेगा, सिंपल सी बात 500 अपॉन में 600 इंटू L1 की वैल्यू क्या है 108, तो इसका सॉल्व करके मेरा आंसर आता है कितना 75 मिली हेनरी, ठीक है। सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा 75 मिली हेनरी, वो इसलिए आया मिली हेनरी में क्योंकि मैंने किस में लिया था मिली हेनरी में लिया था, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्या 11th का डी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 बोल रहा है द आरएमएस करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज एसी सोर्स इज 50 एम्पेयर, यानी कि आरएमएस करंट जो है वो दे रखा है मुझे कितना आई आरएमएस की वैल्यू दे रखी है 15 एम्पेयर, ठीक है। 50 हर्ट्ज दे रखा है फ्रिक्वेंसी, यानी कि मेरे पास ओमेगा क्या होगा वो होता है मेरा 2πf, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 100 पाई, है ना। एफ के अगर पुट करो यहाँ पर ओमेगा के लिए आ गया मेरे पास। What are the value of the current in the circuit 1/100 600 seconds after the instant the current is 0। वो कह रहा है अगर करंट की वैल्यू पहले 0 रख दो, है ना, यानी कि मान लो करंट की वैल्यू, मुझे इतना तो पता है कि एसी में करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, है ना। तो करंट की वैल्यू एक बार 0 हो जाए, फिर उसके बाद अगर मैं टाइम काउंट करते रहूँ, यानी कि इतने टाइम बाद करंट की वैल्यू 0 होने के बाद इतने टाइम बाद करंट की क्या वैल्यू होगी ये पूछ रहा है। तो यहाँ से मुझे पूछना चाह रहा है क्या एक तरह से इंस्टेंटेनियस, अगर मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी तो मैं करंट की वैल्यू निकाल लूंगा, है ना भाई। तो देख लो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, मेरा टी दे रखा है तो मुझे पता है अगर मेरा कोई सर्किट दे रखा तो क्या लिखूंगा I = I0 sin ओमेगा टी मालूंगा, है ना।
क्योंकि मुझे कोई सर्किट दे ही नहीं रखा तो मैं क्या मानता हूँ, साइन का कर्व मानता हूँ इसको। तो ठीक है, आई नॉट आई आर मेरे पास है, मुझे पता है आई आर एम एस किससे आउट होता है, आई नॉट बाय √2 के, है ना। तो ये मेरा 15 एम्पेयर है, कि हो जाएगा मेरा 15 √2 आई नॉट। तो मेरी आई नॉट की वैल्यू आ गई यहाँ से, है ना, क्योंकि मैंने √2 उधर भेज दिया। तो यहाँ से मेरा आई की इक्वेशन क्या बन गई, 15 √2 साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या है 100 पाई टी। ठीक है, तो पूछ रहा है एट टाइम टी इक्वल टू दिस आई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो निकाल लो, आई इक्वल टू क्या होगा मेरा 15 √2 साइन ऑफ 100 पाई 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 इंटू टी 1/600। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहाँ से मेरा 0 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन π/6। साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 साइन 30 की वैल्यू, यानी क्या बन जाएगा मेरा ये 15/√2 से एक √2 कट जाएगा, क्योंकि मैं 2 के लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, एक √2 से 2 गया, तो आंसर आ जाएगा मेरा कितना 15/√2 एम्पेयर। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा मेरा ए। 12th का ऑप्शन आ जाएगा ए। आगे देखिए, देखिए 13 क्वेश्चन बोल रहा है इन अ सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द सोर्स वोल्टेज इज π/2। ठीक है, बोल रहा है किसी एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है π/2 का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली में, क्योंकि एग्जाम्पल का क्वेश्चन उठाया हुआ इन लोगों ने। यहाँ पर मुझे बताना था कि अगर वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस π/2 है, तो इन ऑप्शन में से कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो सर्किट में नहीं होने चाहिए, या फिर हाँ नहीं होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे पता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस π/2 किस में आता है, एक तो प्योर कैपेसिटिव में, एक तो प्योर इंडक्टिव में, बस यही आता है और कहीं नहीं आता, क्योंकि अगर मैं ले लूँ LR, RC, LCR या फिर LC भी ले लूँ, वैसे LC लेना नहीं चाहिए, तो इन तीनों में तो यहाँ पर फाई डिफरेंस आता है करंट और वोल्टेज के बीच में, तो ये तो होंगे नहीं। यानी कि प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव को छोड़कर जो भी ऑप्शन में मुझे दिखेगा उसको मैं टिक मार दूंगा, क्योंकि उसने पूछा क्या कैन नॉट बी द एलिमेंट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ओनली सी यानी कि प्योर कैपेसिटिव, नहीं ये नहीं होगा, तो इसने कैन नॉट पूछा है ना। दूसरा बोल रहा है ओनली L, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि प्योर इंडक्टिव हो गया, है ना। C L एंड R, यस L एंड R यानी कि LR सर्किट, ये हो सकता है क्योंकि इसके अंदर फेज डिफरेंस कितना आता है 5। और मुझसे पूछा क्या है इनमें से कौन सा सर्किट होना चाहिए जिसके अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस ना हो, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x y z इज गिवन बाय V इक्वल टू 3x²। ठीक है, बोल रहा है कोई एक पॉइंट है x y z, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है कितनी, इस पॉइंट पर V इक्वल्स टू 3x², यानी कि इसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू ये है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो मेरा किसके साथ वेरी कर रहा है, x की वैल्यू चेंज करने से। ठीक है, x की वैल्यू चेंज करने से मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, तो पूछ रहा है एक पॉइंट है मेरा 1 0 एंड 2। ठीक है, 1 मीटर 0 मीटर एंड 2 मीटर, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो ये मुझसे पूछ रहा है। मुझे पता है कि जो V है मेरा वो पॉइंट के साथ ऐसे डिफरेंशिएट हो रहा है ना, तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका है, वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड जाने का क्या तरीका है। मुझे पता है कि क्या होता है डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट dl वेक्टर, और अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डेल्टा V दे रखा है, तो मैं लिखता हूँ क्या E इज इक्वल्स टू माइनस का डेल V बाय डेल x, है ना भाई। मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ, एक्चुअली तो मैं ऐसे लिखते हैं हम लोग क्या, माइनस डेल V बाय डेल x आई कैप प्लस माइनस का डेल V बाय डेल y जे कैप प्लस का डेल V बाय डेल z के कैप। ठीक है, तो ठीक है पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने करना होता है, तो मुझे पता है कि V जो है वो सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंडेंट है, तो y और z पे तो V डिपेंडेंट ही नहीं है, तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएंगी, है ना। चेंज किससे हो रहा है V x से, तो यहाँ पे यही लिखूंगा मैं क्या E इज इक्वल्स टू माइनस का डेल V बाय डेल x। ठीक है, आई कैप,
तो लिखे पुट कर दो इसको, इसका डिफरेंट कर दो, क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 3 = 6 हो जाएगा मेरा माइनस का 6 है 6x आई क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो उसने पूछा था मुझसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट पर 1, यहाँ पुट करो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरा माइनस का 6 आई क्या, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या 6 टाइम्स माइनस आई कैप, और किस में होगा न्यूटन पर मीटर में, ठीक है न्यूटन पर मीटर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीटर मीटर मुझे दे रखा था, क्योंकि एम का सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर में आएगा, ठीक है सॉरी न्यूटन नहीं गलत बोल दिया सॉरी, वोल्ट पर मीटर, ठीक है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ऊपर है वोल्टेज नीचे है डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्या 6 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि माइनस आई का मतलब क्या है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए, ठीक है। ये क्वेश्चन ईजी था, वैसे अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हल है, ओके इसको देखिए 15 क्वेश्चन बोल रहा है which of the following diagrams correctly represent the electric field between two charged plates if a neutral conductor is placed in between the plates। तो न्यूट्रल कंडक्टर है भाई, कंडक्टर कैसा भी हो, ठीक है चार्ज कंडक्टर हो या फिर न्यूट्रल कंडक्टर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी हमेशा क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि कंडक्टर क्या है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक खास बात होती है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। तो इसके अंदर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर डी ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे दे रखी है ना, तो साथ दिख रहा है ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर है ना भाई। तो बस हमें यही चेक करना था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस मेटालिक बॉल या फिर कंडक्टर पे कहाँ परपेंडिकुलर है, तो ऑप्शन डी है हमारा, ठीक है इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी। 16 देखिए 16 क्या बोल रहा है, अगर आपको छोटी छोटी चीजें पता है तो आपके लिए पेपर टफ नहीं था, ठीक है आपकी प्रिपरेशन अगर एग्जाम्पलर से पूरी तरीके से थी, एनसीईआरटी आपने पूरी अच्छे से पढ़ी थी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता था कि इस एग्जाम में टॉप मारने से, ठीक है। देखिए 16 देखिए, अ वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट बैटरी, ठीक है एक वेरिएबल कैपेसिटर है जो कि 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। इफ द कैपेसिटेंस चेंज फ्रॉम 2 माइक्रोफराड टू x माइक्रोफराड, द डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है वेरिएबल कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस मैंने 200 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ठीक है ये कैपेसिटर था, इसके अक्रॉस मैंने 200 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है। आगे बोल रहा है इफ इट्स कैपेसिटेंस चेंज फ्रॉम 2 माइक्रोफराड टू 6 माइक्रोफराड, यानी कि इसका मान लो इस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे इसकी कैपेसिटी वैल्यू क्या है 2 माइक्रोफराड, जब ये 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है तो बोल रहा है इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 से जाके x माइक्रोफराड हो जाती है, क्या हो जाती है x माइक्रोफराड, और जब वो x माइक्रोफराड हो जाती है यानी कि कैपेसिटेंस की चेंज हो जाती है, तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और उसने बता रखा है कि डिक्रीज इन एनर्जी कितनी है, यानी कि डेल्टा यू, ठीक है दे रखा है उसने डिफरेंस दे रखा है एनर्जी का, डिक्रीज इन एनर्जी कितनी है 2 × 10⁻⁻² जूल्स, और यहाँ पर डिक्रीज बोल रखा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, है ना भाई डिक्रीज बोला ना उसने, चेंज कितना होगा नेगेटिव होगा मेरा, तो ये डिक्रीज है। अच्छा तो मुझे x के लिए पूछ रहा है, सिंपल है मुझे पता है x की वैल्यू जो है यहाँ पर वोल्टेज सॉरी बैटरी का जो वोल्टेज है मेरा कांस्टेंट है, मुझे डेल्टा यू का वो फॉर्मूला यूज करना है जिसके अंदर वोल्टेज आता हो और कैपेसिटेंस आता हो, है ना। तो क्या यूज करूंगा मैं हाफ CV², यानी कि यहाँ पर लिखूंगा क्या, इसको लिखूंगा मैं u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस का 2 × 10⁻² जूल्स, u फाइनल क्या रहूंगा हाफ CV final² माइनस हाफ C फाइनल नहीं C इनिशियल स्क्वायर, क्योंकि C चेंज हो रहा है ना, V तो कांस्टेंट है, बैटरी कांस्टेंट है, बैटरी तो वो सेम ही है, फिर आएगा C फाइनल V² इज इक्वल्स टू माइनस का 2 × 10⁻²। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हाफ V², V² बाय 2 कॉमन आ रहा है,
ब्रैकेट में आ रहा है मेरा क्या, सी इनिशियल माइनस सी फाइनल, और मेरा सी इनिशियल क्या है मेरा, ये मेरा है 2 माइक्रोफराड, और मेरा सी फाइनल क्या है, x माइक्रोफराड। तो यहाँ पर आप अब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2 × 10⁻²। अब देखो v की वैल्यू कितनी देर की, 200, 200 का स्क्वायर ऑन में 2 ब्रैकेट में सी इनिशियल कितना है, 2 माइक्रोफराड माइनस x माइक्रोफराड इज इक्वल्स टू माइनस का 2 × 10⁻² जूल्स। अब इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा कितना, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी यहाँ पर, 1 माइक्रोफराड। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये याद रखना है कि माइक्रो है, मतलब माइक्रो चेंज करना है किसमें, 10⁻⁻6 में, है ना। बस बाकी खेल आपके लिए आसान है, माइक्रो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान रखना। अब करते हैं इसको, इजी क्वेश्चन था ये, फॉर्मूला याद है तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यानी 16 का कितना था, ए था। 17 देखिए, 17 बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। ठीक है, यानी कि 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है अक्रॉस कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस है 100 ओम, वी है कितना 200 वोल्ट। बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकंड इज, वो मुझसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है 1 सेकंड। ठीक है, मुझे पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, अगर मेरे पास चार्ज निकल के आ जाए, तो यानी कि चार्ज क्या होता है मेरा, Q इक्वल्स टू एन ही होता है ना। और ये n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुझे किसके लिए बतानी है, n के लिए बतानी है। ठीक है, तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, चार्ज निकाल लेता हूँ, चार्ज से निकलेगा मेरा, और टाइम मुझे दे रखा कितना 1 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से अगर मैं I निकालूँ ओम्स लॉ यूज करके, V इक्वल्स टू IR यूज करके, यहाँ से अगर मैं करंट निकालूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से V की वैल्यू 200 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू निकालनी है, R कितना है 100, तो हो जाएगा मेरा कितना, I की वैल्यू 2 एम्पेयर आ गई, है ना। ठीक है, मुझसे पूछा क्या था, n के लिए पूछिए, तो I क्या होता है मेरा Q/T, है ना। चार्ज फ्लोन थ्रू क्रॉस सेक्शन, थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, तो Q क्या है मेरा NE है, बाय T की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड इक्वल टू, यहाँ पर पुट करेंगे n इंटू E की, E क्या होता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 1.6 × 10⁻19 इक्वल्स टू 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा मेरा इसका आंसर आएगा मेरा यहाँ से n इक्वल्स टू 1.25 × 10⁻19। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है मेरा ए। इजी क्वेश्चन था, ओम्स लॉ यूज करना ना, करंट निकालना था। करंट का मुझे बेसिक फॉर्मूला पता है Q/T, T मुझे दे रखा है 1 सेकेंड पुट करूंगा, n यानी कि ये डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, तो n इक्वल्स टू 2 आ गया, n की वैल्यू बतानी थी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E होता ही है, उसके वैल्यू मुझे पता ही होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब करें इसको, सेवनटीन्थ का ऑप्शन है ए। अब देखिए 18th क्वेश्चन बोल रहा है, 18 बोल रहा है द इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट इज, इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट इज, इम्पीडेंस पूछ रहा है हमसे, सीरीज LCR सर्किट में क्या होता है इम्पीडेंस, मुझे पता है कि Z होता है, उसके अंदर मेरा जनरली फॉर्मूला होता है R² प्लस काई L माइनस काई C का होल स्क्वायर, या फिर Z होता है मेरा क्या सीरीज LCR सर्किट में R² प्लस काई C माइनस काई L का होल स्क्वायर। क्यों होता है ये, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर इम्पीडेंस निकालते वक्त मेरे पास इंडक्टर के क्रॉस करंट आगे ऊपर होता है, सॉरी वोल्टेज ऊपर होता है ना। यहां पर अगर मेरा काई L है, यहां पर मेरा काई C है ना, यार ये R है, तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, अगर दोनों में से कोई भी ज्यादा होगा, अगर मान लो काई L ज्यादा, तो ये रहेगा काई L माइनस काई C, ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे है ना भाई, और ये R है, तो यानी कि मान लो अगर काई L बड़ा है, इफ काई L इज ग्रेटर देन काई C, तो क्या हो जाएगा काई L माइनस काई C, दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होती है, तो काई L माइनस काई C हो गया। अब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इनका नेट क्या आ जाएगा, वेक्टर सम आ जाएगा, और दोनों 90 डिग्री पे क्या होता है Z इक्वल्स टू इनका वेक्टर सम, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। अगर ये ऐसा है तो ये आएगा, अगर ये काई C माइनस काई L होता तो ये आता। तो इसका ऑप्शन क्या है मेरा C, नहीं D। ठीक है,
इसका ऑप्शन क्या होगा मेरा? डी। बहुत सिंपल था ये तो। ठीक है। 19 देखिए, 19 क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E equals to E naught sin omega t is applied to a circuit, a current I is equals to I naught sin omega t plus pi by 2। यानी कि यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है? E equals to E naught sin omega t है एंड I is equals to I naught sin of omega t plus pi by 2 है। तो ये करंट और वोल्टेज की इक्वेशन है ना। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि वोल्टेज और करंट में कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है, क्योंकि ओमेगा टी में प्लस पाई बाय 2 हो गया है ना। फेज डिफरेंस में फेज में एक एडिशन हो गया, तो यानी कि कौन आ गया? करंट आ गया। और कितने से आ गया? पाई बाय 2 से। तो मैं यहाँ से एक दिमाग लगा सकता हूँ कि ऐसा कौन सा सर्किट है जिसके अंदर करंट वोल्टेज से लीड करता है पाई बाय 2 फेज डिफरेंस से। तो मुझे पता है पाई बाय 2 फेज डिफरेंस से एक तो प्योर कैपेसिटिव हो सकता है और एक तो प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव हो सकता है या तो प्योर इंडक्टिव हो सकता है। तो उसके अंदर लीड कौन करता है? करंट। कहाँ लीड करता है? कैपेसिटर में। तो ये कौन सर्किट है? एक तरह से प्योर कैपेसिटिव है ना। प्योर कैपेसिटिव। वैसे ही पहचानने की जरूरत नहीं थी, इसमें पहचानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से मुझे पूछा क्या है? अगर ये वोल्टेज की क्वेश्चन है, ये मेरी करंट की क्वेश्चन है, तो यहाँ से मुझे पूछा था एवरेज पावर कितना डिसिपेट हुआ, एवरेज पावर कितना डिसिपेट हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं ये पहचान भी नहीं पा रहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मेरा फाई कितना दिख रहा है? फाई का तो मेरा फेज डिफरेंस कितना है? मेरा पाई बाय 2 है ना। तो मुझसे एवरेज पावर पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि एवरेज पावर जो होता है वो मेरा क्या होता है? VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, फिर कॉस फाई इज अ पावर फैक्टर। तो फाई कितना है मेरा? पाई बाय 2। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो एवरेज पावर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा अगर फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है तो इसी को रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हें पहचान में भी आ रहा है तो डायरेक्टली बच्चों को याद होता है कि प्योर कैपेसिटिव है तो पावर 0 आएगी, और या तो प्योर इंडक्टिव है तो ही पावर 0 आएगी, क्योंकि उसके अंदर फेज डिफरेंस में क्या रहेगा? माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा है ना। लेकिन फेज डिफरेंस सेम रहेगा ना पाई बाय 2 का। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा? पावर इज 0। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा 19 का डी, 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 20 देखिए, 20 है करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज सेम। बहुत सिंपल सी बात है इसके अंदर। पूरा करंट कैरिंग वायर है, अगर उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं देन इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स का ऑब्टेन करेगा। मुझे पता है कि जब करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मेरा क्या? एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में एल क्रॉस बी, यानी कि लेंथ वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यानी कि फोर्स क्या है? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ वेक्टर ऑफ वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू किस पे आती है? 90 डिग्री पे, है ना भाई। यानी कि अगर वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स होगा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री फोर्स विल बी मैक्सिमम, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा मेरा? ए। 21 देखिए, 21 बोल रहा है अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी 21, voltage across capacitor, inductor and resistor connected in series to AC voltage is 20 volt, 15 volt, 30 volt. The resultant voltage in the circuit is, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर मुझे रेजिस्टर दे रखा है, इंडक्टर दे रखा है एंड कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है। रेजिस्टर, सॉरी। तो यहाँ पर मुझे इनके क्रॉस वोल्टेज दे रखी है, कितनी? VR दे रखी है, मैक्सिमम मान लीजिए। VR0 दे रखा है 20 वोल्ट, VL0 दे रखा है 15 वोल्ट एंड VC0 दे रखा है 30 वोल्ट, ठीक है। तो मुझे पता है कि एलसीआर सर्किट में अगर मान लो ये रहा सर्किट, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, ये एक एसी सोर्स है, ठीक है। तो अगर करंट मान लो इंस्टेंटेनियसली इस डायरेक्शन में आ रहा है, इंस्टेंटेनियसली, ऑल्दो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। अगर मान लो करंट का फ्लो इस तरफ है, ठीक है, तो करंट का फ्लो इसके लिए भी इस तरफ होगा, इसके लिए भी इस तरफ, इसके लिए भी इस तरफ, करंट करंट करंट, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ए सोर्स की वजह से हर किसी डिवाइस में अलग अलग डायरेक्शन में होगा। कैपेसिटर में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है करंट से, ये VC0 हो जाएगा।
रजिस्टर में सेम डायरेक्शन में होता है वी आर नॉट, और इंडक्टर में लीड करता है वी एल नॉट। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मेरा ऊपर होता है मेरा क्या वी एल नॉट, इस तरफ होगा मेरा क्या वी आर नॉट, क्योंकि एक तरह से मेरे क्या ये वेक्टर क्वांटिटीज है। ऑल्दो पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट हम लोग एसी में पोटेंशियल को एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लैगिंग और लीडिंग का केस चलता है। वी एल नॉट वी आर नॉट और क्या होगा वी सी नॉट नीचे होगा, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर वोल्टेज निकालना है, नेट वोल्टेज वी नेट, तो ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरा वी एल नॉट 15 है, वी सी नॉट कितना है 30 वोल्ट और वी आर नॉट कितना है 20 वोल्ट। तो सॉल्व कर लीजिए 15 माइनस ये नीचे जाएगा यानी कितना हो जाएगा ये ऊपर जाके नीचे जाके सॉरी ऊपर 15 था और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा मेरा 30 माइनस 15 क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। 30 माइनस 15 में 15 हो जाएगा ये, है ना, 15 वोल्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि 20, 15 और 25 का ट्रिपलेट होता है ना, तो यानी कि इनका वेक्टर सम क्या रहेगा वी नेट 25 वोल्ट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सी। क्वेश्चन 22 बोल रहा है इन अ डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी आउटसाइड द बैटरी रिस्पेक्टिवली आर। हमें पता है कि अगर मेरा ये सर्किट है, मान लो ये इंडक्टर या फिर कुछ भी लगा है ना, रजिस्टर लगा है साथ में, कुछ भी लगा है मान लो, इनसे फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग बात कर रहे हैं बैटरी की या फिर एक सेल की। ऑल्दो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो अगर हम सेल्स में देखिए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये नेगेटिव टर्मिनल। तो मुझे पता है कि मैं करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकालता हूँ, है ना, आई 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 आई, ओके, ठीक है। तो देखो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन बताई, है ना, लेकिन ये कहाँ बताई मैंने आउटसाइड द सर्किट। तो आउटसाइड द बैटरी कहाँ से कहाँ डायरेक्शन होती है करंट की, आउटसाइड द बैटरी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है आउटसाइड, आउटसाइड में कहाँ होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन। और इनसाइड द बैटरी ऑब्वियसली बात है जब ये घूम के करंट आएगा तो यहीं पे आएगा, है ना। तो अब जब करंट इस बैटरी में जाएगा यहां से यहां तक तो ऐसे पाथ फॉलो करेगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है ना इनसाइड द बैटरी, तो इनसाइड में क्या होगा हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्या सी, क्योंकि उसने बोला था इनसाइड द बैटरी पहले वाला बताओ, तो इनसाइड द बैटरी क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, एंड आउटसाइड द बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q at distance r is E, then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin spherical shell of radius capital R with total charge q at a distance r by 2 where r is much greater than capital R will be, ठीक है। तो इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है तो ये क्वेश्चन हिल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q, तो एक q नाम का पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी r डिस्टेंस पे मान लो पॉइंट p है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बताऊं तो वो कितनी है मेरी E है। मुझे पता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इजीली बता सकता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मेरी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से k, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 2q बाय जो इसका डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, हो जाएगा मेरा r², ठीक है। और उसने r डिस्टेंस दे रखा था तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ये, और उसने बोल रखा था कि इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E है, तो यानी कि E की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। अब आगे क्या बोला उसने, आगे बोल रहा है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R विद टोटल चार्ज Q। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर यानी कि ये क्या था केस 1 था, ठीक है, ये केस 2 है, ये केस 2 है। अभी केस 2 में क्या बात कर रहा है, केस 2 में बोल रहा है कि एक थिन चार्ज स्फेरिकल शेल है, एक थिन चार्ज स्फेरिकल शेल है, और उसने थिन बोला है तो यानी कि शेल की जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, बहुत पतली होगी, ठीक है। थिन चार्ज स्फेरिकल शेल है और चार्ज है विद चार्ज Q, टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, स्मॉल q। अब बोल रहा है इस स्फेरिकल शेल की वजह से, इस स्फेरिकल शेल की वजह से
इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, r/2 डिस्टेंस पर। अब तुम लोग बोलोगे कि r/2 डिस्टेंस हमें कैसे पता है कि इसके रेडियस से बड़ा है, इसका रेडियस तुमने बोला कैपिटल R। उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉल r की वैल्यू मच ग्रेटर देन है कैपिटल R, तो ऑब्वियसली बात है इसका हाफ भी इससे ज्यादा ही होगा, बहुत ज्यादा बोला है ना उसने। तो r/2 डिस्टेंस आउटसाइड का पॉइंट है, और मुझे पता है कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा k/r² होती है, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है। तो आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम रहती है। तो ये क्या है, थिन स्फेरिकल शेल और कनेक्टिंग भी है, तो इसकी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, k3 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पर मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E', तो E' की वैल्यू क्या है, E' की वैल्यू है मेरे पास k ब्रैकेट में इसका चार्ज कितना है, स्मॉल q अपॉन में कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, r/2 जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा एक्चुअली में कितना, यहाँ पर होगा r² और नीचे होगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, वो ऊपर चलाते क्या हो जाएगा 4, तो वो हो जाएगा मेरा 4k/r²। अब मुझे पता है कि यहां से मैं देखूं ये E की वैल्यू क्या थी मेरी 2k/r², और यहां पर मैं देख लूं तो मैं इसको E की टर्म्स में अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इसको इजीली, कैसे, 2 ब्रैकेट में 2k3/r², तो ये हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ E, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा C। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन 24 देखिए। क्वेश्चन 24 बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज 0.2 गॉस whereas its total magnetic field is 0.4 gauss. The angle of dip at the place is, बोल रहा है कोई एक सर्टेन प्लेस है, कोई एक सर्टेन प्लेस है अर्थ पर, उस प्लेस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, BH दे रखा है मुझे क्या 0.2 गॉस, गॉस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आगे बोल रखा है वेयर एज इट्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.4 गॉस, तो बोल रहा है एंगल ऑफ डिप क्या होगा उस प्लेस पर। मुझे पता है कि चैप्टर 5 में हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ डिप होता है इट इज द एंगल बिटवीन अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि BE एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि BH मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही तो BE का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, तो इसीलिए मैं एक तरह से ये कह सकता हूं कि एंगल ऑफ डिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंगल बिटवीन द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरा क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका, बट मुझे उसको देखना ही नहीं है, तो यानी कि ये क्या मेरा एंगल है, डिप है एंगल, इसको थीटा बोल लो कोई दिक्कत नहीं, वैसे इसको डेल से बोलते हैं, इसको थीटा बोल लो। तो यहाँ पर मुझे BH की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, मुझे पता है कि इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ये BH किससे बराबर होगा BE cos थीटा, तो यहाँ मुझे डिप पूछ रहा था यानी कि थीटा पूछ रहा था, तो निकाल लो। BH दे रखा मुझे कितना 0.2 cos, BE कितना दे रखा 0.4 cos थीटा, तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी cos थीटा की, cos थीटा की यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.2/0.4 यानी कि 1/2, और cos थीटा की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा C, है ना। अब देखिए, अब देखो, अब करें इसको, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपको एनसीईआरटी, आपने एनसीईआरटी बड़े अच्छे से पढ़ी होगी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल करी होगी तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते थे आप इसके अंदर, एटलीस्ट 30+ तो आ सकते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स चेंजेस फ्रॉम 7 एम्पेयर टू 3 एम्पेयर इन 0.04 सेकेंड्स
Mutual inductance between the two coils is 0.5 Henry. The induced EMF in the secondary coil is. EMI का क्वेश्चन है ये. इसके अंदर बोल रहा है कि प्राइमरी कॉइल, अब यहां पर किसकी बात कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहा है. तो म्यूचुअल इंडक्शन हमारा दो कॉइल्स में ही होता है. एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग चर्चा करते हैं किसकी? इंड्यूस्ड ईएमएफ की, दो कॉइल्स की वजह से. यानी कि एक कॉइल होती है हमारी प्राइमरी कॉइल और उसी के साथ कनेक्टेड होती है एक सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, इसको बोलता हूं मैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलता हूं मैं सेकेंडरी कॉइल. तो होता क्या है ना, मैं इस प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्ट करता हूं एक एसी सोर्स और इस सेकेंडरी कॉइल के साथ मैं कनेक्ट करता हूं गैल्वेनोमीटर. ये म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है और ये एक वन ऑफ द फेमस एक्सपेरिमेंट है फराडे का, जिससे उसने म्यूचुअल इंडक्शन समझाया था ईएमआई के प्रिंसिपल के बेस पे. उसने बोला था कि अगर ये एसी सोर्स लगा रखा है मैंने, तो एसी सोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? इस कॉइल को चेंजिंग करंट प्रोवाइड करेगा. अगर इस कॉइल में चेंजिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इस चेंजिंग करंट की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से भी गुजरेगी. इसके साथ जो कॉइल है जिसको मैं सेकेंडरी कॉइल बोल रहा हूं, तो सेकेंडरी कॉइल के साथ भी वो मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी और वो भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? चेंजिंग है. तो अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरी कॉइल के अबाउट एंटर कर रही है तो होगा क्या? उसके अबाउट फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है मेरा एक्चुअली में? मैग्नेटिक फ्लक्स. क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस वेक्टर, है ना भाई? ये तो होता है. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है. अब फराडे ने ये कहा था कि अगर किसी कॉइल के अबाउट, किसी क्लोज्ड कॉइल के अबाउट अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या फिर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस जरूर होगा. और ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण यही था कि उसके आसपास एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाता है. इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट ही बन जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज ही बन जाएगा. ठीक है, तो उसी की बात करें यहाँ पे. अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो कॉइल होती हैं तो उनका म्यूचुअल इंडक्शन होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा. यानी कि उसका मेरा फॉर्मूला होता है यहाँ से क्या? ई इंड्यूस मेरा आता है यहाँ से फॉर्मूला माइनस का एम डी आई बाई डी टी, क्योंकि चेंजिंग करंट है, एसी सोर्स है. अब यहां पर उसने क्या कह रखा मेरे को? द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स चेंजिंग फ्रॉम 7 एम्पेयर टू 3 एम्पेयर इन 0.04 सेकेंड. द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज 0.5 हेनरी. मुझे एम की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.5 हेनरी. 0.5 हेनरी. और डी आई बाई डी टी यानी कि चेंज इन करंट. अभी मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, डी आई बाई डी टी ना लिख के डेल्टा आई बाई डेल्टा टी लिख सकता हूँ, यानी कि फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट. फाइनल करंट है मेरा कितना? 3 और इनिशियल करंट क्या है मेरा? 3 और फाइनल करंट क्या है मेरा? 7 एम्पेयर अपॉन में टाइम कितना दे रखा है? 0.04 सेकेंड्स. सारे एम के यूनिट में ही है. तो यहाँ पर मुझसे पूछ रहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया. सॉल्व कर लो इसको, बहुत सिंपल है क्वेश्चन. तो अब ये 3 - 7 -4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा कितना? 0.5 इंटू 4 अपॉन में 0.04. अब ये कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 4 कितना होता है? 0.5 इंटू 4 कितना होगा? 2 होगा. 2 अपॉन में 0.04 यानी कि मेरा हो जाएगा 0.02 और ऊपर पॉइंट आऊंगा, ऊपर लग जाएगा 100, हो जाएगा मेरा 50. यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा मेरा? 50 वोल्ट. इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये. आगे देखो. क्वेश्चन नंबर 20. अच्छा देखो, अब आता है सेक्शन बी. अब आता है मेरा सेक्शन बी. तो सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है. वो क्या बोल रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है हमसे, अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू XY प्लेन एट Z इक्वल्स टू A. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज E वेक्टर इज इक्वल टू CZ स्क्वायर K कैप. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. देखो यहां पर बोल रहा था कि एक स्क्वायर शीट है. पहले तो मैं एक्सिस बना लेता हूं. ये मेरी y है, ये मेरी x है, ये मेरी z है, प्लेन.
आई मीन एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या होगा, ये होगा, यानी कि ये मेरा एक्स वाई प्लेन है ना भाई। तो बोल रहा है इस प्लेन के पैरेलल है स्क्वायर शीट। तो एट z इक्वल्स टू ए, z इक्वल्स टू ए यानी कि यहां से मैं a डिस्टेंस पे जाऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरा, मेरा प्लेन है और ये स्क्वायर शीट है जिसकी साइड a है ना, इसकी साइड a है और ये a डिस्टेंस पे ही है, ये a और ये a। ओके, आगे बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज E वेक्टर, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, E वेक्टर इज इक्वल टू सी जेड स्क्वायर के कैप, यानी कि वो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन में क्या है, Z डायरेक्शन में ही है, तो यानी कि स्क्वायर शीट से पास होगी वो, सी जेड स्क्वायर है यानी कि Z पे डिपेंडेंट है, Z पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स शीट इज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मेरा फॉर्मूला E डॉट ए वेक्टर है ना, E डॉट ए वेक्टर। तो ठीक है, एट Z इक्वल्स टू ए, एट Z इक्वल्स टू ए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी कितनी है, एट Z इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी कितनी, E वेक्टर सी ए स्क्वायर के कैप, तो यहां पुट कर दो, हो जाएगा सी ए स्क्वायर के कैप डॉट ब्रैकेट में ए वेक्टर कितना है मेरा, इसका ए वेक्टर हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की और ए वेक्टर जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, तो ये क्या होगा, इसका हमेशा ये होगा, ये प्लेन होगा इसका, ये मेरा ए वेक्टर का डायरेक्शन होगी, के क्या बोलती है तो माइनस के क्या बोल सकती है, तो आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये होगा मेरा कितना, मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर के कैप, क्योंकि ए स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया और के कैप इज द डायरेक्शन यूनिट वेक्टर विच इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। हो जाएगा मेरा के कैप क्या होता है, के कैप डॉट के क्या होता है, 1 होता है, हो जाएगा सी ए स्क्वायर ए की पावर 4, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा मेरा सी ए की पावर 4। तो इसका ऑप्शन था मेरा ए, जिसमें लिखा है ए की पावर 4c, है ना, कैसे भी लिखो। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 बोल रहा है 3 charges q minus q naught are placed as shown in the figure. The magnitude of net force on the charge q naught at point O is। ये क्वेश्चन तो इतना हलवा था कि इसको देखते ही आंसर आ रहा था बच्चों का, है ना। कैसे, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। ये दे रखा मेरे को y एक्सिस, ये दे रखा मेरे को x एक्सिस, ये वो रखा मेरे को a डिस्टेंस पे एक q चार्ज पार्टिकल दे रखा है और यहां पर रखा हुआ है q नॉट, और यहां से भी अगर मैं a डिस्टेंस पे जाऊं तो यहां पर रखा हुआ है माइनस q सॉरी, वो रहे 3 चार्जेस थे। अब बोल रहा है कि एट पॉइंट O द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द चार्ज q नॉट इज, यानी कि q नॉट चार्ज पे नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो रहा है। सिंपल सी बात है, Q है और Q नॉट है, दोनों का पॉजिटिव नेचर है। अगर दोनों का पॉजिटिव नेचर है, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसका फोर्स इस तरफ लगेगा, है ना भाई, ये फोर्स लगेगा, इसको बोलता हूं मैं क्या, E1। और इसका देखो, ये क्या है, दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, तो अट्रैक्ट करेगा इसको ऊपर की तरफ, हो जाएगा E2। अब मुझे पता है कि Q और Q नॉट है, माइनस Q और Q नॉट है, ऑल्दो इसका नेचर ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड तो इसका भी Q है, इसका भी Q है, तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स F1 बोलूंगा ना इसको, F1 और F2, तो इन दोनों का जो फोर्स है वो भी सेम होगा, है ना भाई, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है ना कूलम्बिक फोर्स। तो इसका भी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या होगा, इसका भी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या होगा, Q नॉट, इसका भी क्या होगा, Q नॉट, सेम है, तो यानी कि F1 और F2 बराबर है ना भाई, मुझे डायरेक्शन पता लग गई है। तो यानी कि दो वेक्टर हैं F 90 डिग्री पे अलाइंड है, उनका नेट वेक्टर किस पे आएगा, उनके एकदम बीच में जाएगा, जो कि होगा F√2, है ना भाई, 90 डिग्री पे होता है ना। अगर ये F है, ये F है, तो क्या लिखता हूं मैं, F नेट लिखता हूं अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री, cos 90 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √2F ही आएगा। ये याद रखना होता है एक्चुअली में, ठीक है।
तो यहां से क्या आएगा मेरा F√2 आएगा F नेट। अब यहां पर F की वैल्यू क्या है, F इज द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट। तो ये हो जाएगा मेरा कितना K Q नॉट बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और √2 है तो √2 लगा दो यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्या C। तो देखते ही होना था, करने की जरूरत भी नहीं थी वैसे मेरे को, है ना, जो तो समझाना था आपको इसलिए करके दिखा दिया मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 बोल रहा है 3 नैनोकूलम चार्ज Q, कैपिटल Q is initially at rest at a distance of R1 is equals to 10 centimeter from a 5 nanocoulomb charge Q fixed at the origin. The charge capital Q is moved away from small q to a new position at R2 is equals to 15 centimeter. In this process, work done by the field is. यहाँ पर ध्यान देने वाली बस बात ये थी, यहाँ पर जल्दबाजी में आंसर गलत हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूछा है वर्क डन बाय द फील्ड। वर्क डन बाय द फील्ड हमारी हमेशा क्या होती है, वर्क डन बाय फील्ड, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो, हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल होती है। ऑल्दो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड तो मेरा जीरो होती है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, बट फील्ड यहां पर वो किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहा है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो तुम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे निकालते हो, डेल्टा यू से। तो यानी कि वर्क डन बाय फील्ड कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू से, और डेल्टा यू हमेशा कह सकता हूं मैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इसको मैं लिख दूंगा क्या, अब ये माइनस है तो उसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, चलो ऐसे लिख लो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो हो जाएगा मेरा कितना यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बस वर्क डन बाय फील्ड निकालना तो मतलब ऐसे निकालो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, बस पुट करो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था समझा देता हूँ पहले मैं। क्वेश्चन में बोल रहा था एक 3 नैनोकूलम का चार्ज था, 3 नैनोकूलम चार्ज कैपिटल Q, यानी कि एक मान लो Q नाम का कैपिटल चार्ज था और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3.0 नैनोकूलम, इज इनिशियली एट रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 5 नैनोकूलम चार्ज Q फिक्स्ड एट द ओरिजिन। यानी कि अगर मैं यहां पर ये ओरिजिन बना दूं, ये ओरिजिन है मेरा, तो ओरिजिन पर एक और चार्ज था स्मॉल q नाम का, इसका मैग्नीट्यूड कितना है प्लस का 5.0 नैनोकूलम। तो बोल रहा है इस कैपिटल Q वाले चार्ज को मैंने क्या किया है, इनिशियली कहां पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, इनिशियली रेस्ट पे है। अब वो बोल रहा है अब मैंने क्या किया, मैंने इस कैपिटल Q वाले चार्ज को दूर कर दिया, किससे, स्मॉल q से, टू अ न्यू पोजीशन ऑफ R2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर यानी क्या, ये 10 सेंटीमीटर पे था तो 15 सेंटीमीटर चला गया, यानी कि यहां पर आ गया, मान लो 15 सेंटीमीटर पे, इसकी न्यू पोजीशन ये रही। तो बोल रहा है कितना वर्क डन हुआ, तो ठीक है, ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये मेरी फाइनल पोजीशन हो गई, ये मेरी फाइनल पोजीशन, ये मेरी इनिशियल पोजीशन, ठीक है भाई। तो इनिशियल पोजीशन में इन दोनों से जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका मेरा, के कैपिटल ये क्यू कैपिटल Q स्मॉल q y, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी कितना पॉइंट, एक काम करता हूं उसको भी R1 लिख देता हूं, R1 R इनिशियल ज्यादा बेटर रहेगा, माइनस का इसको लिख देता हूं के क्यू बाय R फाइनल, है ना। तो यहां पर मेरा क्या है दिख रहा है, चलो यहां पे लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरा k टाइम्स कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन हो जाएगा, 1 बाय R इनिशियल माइनस 1 बाय R फाइनल। तो इस फॉर्मूले में अगर आप पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, R इनिशियल की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे क्या 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में लिखना, इसको लिख देंगे हम लोग कितना 0.1 मीटर, और R फाइनल कितना है मेरा 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा 0.15 मीटर। बाकी आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा कैलकुलेट करके कितना आएगा, D 4.5 इंटू 10 की पावर -7 जूल्स, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा मेरा D। सॉल्व कर लेंगे, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 रखना, कैपिटल Q की वैल्यू रखना कितनी 3 नैनोकूलम, और हाँ नैनोकूलम को ही कन्वर्ट करना है,
नैनो कूलम कितना होता है मेरा, 1 नैनो कूलम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -9 कूलम। ओके, याद रखना, ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेना, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको। देखो अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है अ कार बैटरी इज चार्ज बाय अ 12 वोल्ट सप्लाई एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज 7.2 into 10 की पावर 5 जूल। द चार्ज पास थ्रू द बैटरी इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। हमें पता है कि वर्क डन बाय बैटरी इज क्या होता है, चार्ज सप्लाइड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड। वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है हमेशा हमारा, क्यू सप्लाइड इनटू में डेल्टा वी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, बस। तो यहां पर बोल रहा था कि एक कार की बैटरी थी, उसको चार्ज किया गया है 12 वोल्ट सप्लाई से एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज इतना। तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई है इतनी जूल्स। तो बोल रहा है कितना चार्ज पास हुआ है बैटरी से, कुछ नहीं भाई। अब ये तुम बोलोगे कि यहां पर तो बैटरी को चार्ज किया है, बैटरी ने वर्क थोड़ी करा है। भाई बैटरी ने एनर्जी तो ली है ना, बैटरी ने एनर्जी ली है, इसका मतलब क्या, बैटरी ने वर्क नेगेटिव करा है, क्योंकि नेगेटिव वर्क मतलब क्या, एनर्जी को गेन करना है ना भाई। कोई बात नहीं, वर्क डन तो किया है ना बैटरी ने, बेशक नेगेटिव क्यों ना करा हो। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम लोगों को दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 12 वोल्ट, और यहां पर बोल रहा है एनर्जी स्टोर्ड, यानी कि वर्क ही दे रखा है हमें, है ना। ये दे रखा मुझे कितना, 7.2 into 10 की पावर 5 जूल्स। अब पूछ रहा है चार्ज कितना सप्लाई हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कितना हो जाएगा ये मेरा, क्यों क्यों आ जाएगी यहाँ से 12 डिवाइड कर दो इससे, 12 5 6 12 6 7 2, फिर इसका आंसर आ जाएगा 6.0 into 10 की पावर 4 कूलम। सॉल्व कर लो इसको, है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्या, ए। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, अगर आपको ये पता है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है अ स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास स्मॉल m is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible strings in a magnetic field of magnitude B. To remove the tension in the supporting strings, the magnitude of the current in the wire is. यहां पर बोल रहा है कि एक स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड थी जिसकी लेंथ L है, ठीक है। एक स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड थी जिसकी लेंथ L है एंड मास m, ठीक है। मैं रॉड बना लेता हूं थोड़ी सी, इसकी लेंथ L है और मास m है। इज सस्पेंडेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सस्पेंडेड है, बाय अ पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो एक पेयर ऑफ बोला है ना उसने, तो यानी कि मान लो ये स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, ठीक है, सस्पेंडेड है। अब बोल रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड बी। तो ये जो सस्पेंशन दे रखा है ना हम लोगों को, किसका, रॉड का, स्ट्रिंग से, तो ये जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में सस्पेंडेड है, ठीक है। बोल रहा है टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टेड स्ट्रिंग। बोल रहा है इन स्ट्रिंग्स में जो भी टेंशन लग रहा होगा, जो भी टेंशन लग रहा होगा, उन टेंशन को रिमूव करने के लिए करंट कितना फ्लो होना चाहिए रॉड में, ठीक है। अब यहां पर अगर हम करंट, पहली बात तो हम लोग करंट फ्लो कराई क्यों रहे है ना, पागल थोड़ी हो गए। यहां पर इस रॉड में करंट इसलिए फ्लो करा रहे हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग रॉड पे फोर्स लगाए, ठीक है। और अगर इस पे वो फोर्स लगाएगी तो मुझे पता है कि रॉड सस्पेंडेड है, तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे mg। अगर इसी के इक्विवेलेंट फोर्स, mg के इक्विवेलेंट फोर्स ऊपर लग जाए तो टेंशन स्ट्रिंग का बहुत कम हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं। तो होगा क्या एक्चुअली में, अगर मैं एक ऐसा फोर्स बना दूं जो कि mg के इक्विवेलेंट हो, तो वो टेंशन को हटा देगा। और वो फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है। और वो मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, किसी वायर पे, जब उसके अंदर करंट दौड़ रहा हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग करंट दौड़ा रहे हैं इसमें। तो ठीक है भाई, हम लोग इसके अंदर करंट दौड़ाएंगे, करंट दौड़ाएंगे इसके अंदर, तो क्या होगा,
अब यहाँ पर हम लोगों को ये नहीं बोल रहा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या मानेंगे यहाँ पर, परपेंडिकुलर ही मानेंगे। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मानेंगे परपेंडिकुलर, मान लो ये मान लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मैंने ये मान ली। ठीक है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर फोर्स लगेगा, बी मेरा मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरी बी है, इसके अंदर मान लो मैंने करंट दौड़ा दिया आई, इसकी लेंथ क्या है एल है, तो मुझे पता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर क्या होता है मेरा, आई ब्रैकेट में एल क्रॉस बी होता है। मुझे पता है कि अगर एल इस तरफ है बी अंदर की तरफ है, दोनों 90 डिग्री पे है, मैंने परपेंडिकुलर लिया जानबूझ के, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आई एल बी साइन 90, और साइन 90 के लिए होती है 1, है कि नहीं। तो यानी कि एफ आ गया मेरा आई एल बी, यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा मेरा आई एल बी नाम का, जो कि इसको सपोर्ट करेगा, यानी कि मेरा क्या आई एल बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम जी के बराबर होगी। और मुझसे पूछा गया था आई के वैल्यू निकालो, ठीक है, आई को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो, हो जाएगा मेरा एम जी अपॉन में एल बी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई की वैल्यू मेरा आ जाएगी एम जी अपॉन में एल बी, इसका आंसर हो जाएगा मेरा सी। ठीक है भाई, चलो थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड along its axis, which of the following quantities will not increase। ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा। देखो इसके अंदर बोल रहा है कि एक अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अक्रॉस कांस्टेंट करंट फ्लो कराया गया है। ठीक है, कांस्टेंट करंट है, करंट कांस्टेंट है, ये लिख लेते हैं हम लोग, सोलेनॉइड के अक्रॉस करंट कांस्टेंट फ्लो कराया गया है। अब बोल रहा है एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड अलोंग इट्स एक्सिस, तो मैंने आयरन रॉड को सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट करा दिया। ठीक है, आयरन रॉड को इंसर्ट कराने का पर्पस ये होता है कि आयरन रॉड जो होती है हमारी, वो एक तरह की फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होती है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की खासियत बात ये होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, तो डेंस मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, तो सोलेनॉइड और स्ट्रांग हो जाता है, तो उसी की बात कर रहा है वो। तो बोल रहा है एक आयरन रॉड इंसर्ट करी हम लोगों ने सोलेनॉइड में। अब आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट इंक्रीज, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज नहीं इंक्रीज होगी आयरन रॉड इंसर्ट करने के बाद। तो करंट कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विल नॉट इंक्रीज, कौन सा ऑप्शन में से जो चीज ध्यान में दे रखी है वो नहीं बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो भाई बढ़ जाएगी ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पर्पस ही यही था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और डेंस हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और डेंस हो जाएंगी तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो और स्ट्रांग हो जाएगी, है कि नहीं। तो यानी कि ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए तो हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो कट हो गया, तो ऑप्शन ए तो हमारा कट हो गया। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी बोल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड। भाई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने से कौन हो सकता है ना भाई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, है कि नहीं। आगे देखो, द रेट ऑफ हीटिंग, द रेट ऑफ हीटिंग। अब यहां पर हमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है, क्या, जब हम सोलेनॉइड में एक आयरन रॉड इंसर्ट करते हैं तो ठीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग हो जाती हैं, लेकिन जो सोलेनॉइड के अंदर ही अंदर उसके एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने एरिया में। जैसे ही एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आया, उसने आसपास की, सोलेनॉइड के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, सोलेनॉइड के अंदर ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ने अपने आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खींच लिए। तो हुआ क्या, सोलेनॉइड को ऐसा महसूस हुआ कि उसने तो मेरी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आसपास की कम कर दी, है ना। ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी ही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुई, एक जगह इकट्ठी हो गई, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। तो यानी कि सोलेनॉइड को ऐसा फील होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मेरे आसपास की कम हो गई है, जिसकी वजह से सोलेनॉइड जिससे बना है, जिसको मैं बोल रहा हूं करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग वायर्स से बना है सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग वायर्स में जो करंट था उनके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम हो जाएंगी, है ना भाई। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई तो करंट का फ्लो भी कम हो जाएगा। ठीक है,
करंट के फ्लो का मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। अगर करंट का फ्लो का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो रेट ऑफ हीटिंग भी डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर करंट का फ्लो का मैग्नीट्यूड कम है तो मुझे पता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बताता है हमें, आई स्क्वायर आर टी। रेजिस्टेंस तो वायर का सेम रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, टाइम को कौन रो सकता है, टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। फर्क क्या पता लगा यहां से, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अगर आई कम हो गया तो हीट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि रेट ऑफ हीटिंग क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा। तो यहां पर रेट ऑफ हीटिंग इज द आंसर, क्योंकि रेट ऑफ हीटिंग मेरा कम हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी, ठीक है। अच्छा डी ऑप्शन भी देख लो, उसको भी छोड़ रहे हो। डी ऑप्शन बोल रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड का क्या होगा, देख लो, देख लेते हैं। मुझे पता है कि इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, एक्चुअली में डिराइव कहां से होता है, फ्लक्स अपॉन में आई होता है कि नहीं, यहां से डिराइव होता है, फाई इक्वल्स टू एल आई होता है एक्चुअली में, और ये होता है मेरा फाई टोटल या फिर फाई नेट। तो फाई नेट अपॉन में आई है। अब करंट क्या हो रहा है एक्चुअली में, सोलेनॉइड के क्रॉस डिक्रीज हो गया। करंट क्या हो रहा है, सोलेनॉइड के क्रॉस डिक्रीज हो गया। अब तुम बोलोगे कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, भाई कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन इंसर्ट करने के बाद, रॉड को इंसर्ट करने के बाद सोलेनॉइड के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम महसूस हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, करंट का फ्लो कम हो गया, जिसकी वजह से करंट कम हो गया। करंट कम हो गया और फ्लक्स का क्या हुआ, फ्लक्स तो इंक्रीज ही हुआ था, फ्लक्स तो इंक्रीज ही हुआ था। तो देखो करंट की वैल्यू कम करने से भी ये वैल्यू पूरी बढ़ी और फ्लक्स को बढ़ाने से भी वैल्यू बढ़ी, तो यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो यानी कि एल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसने मुझे पूछा था कि कौन सी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, सी, ओके। तो इस हिसाब से क्वेश्चन अच्छा था। 31 ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 31 क्वेश्चन का आंसर सी। क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है भाई। करंट की मैग्नीट्यूड कम हो गई, इसलिए हीटिंग इफेक्ट भी कम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। थर्टी सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 32nd क्वेश्चन देख रहा है। अ सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। As the frequency of the source is increased, the current first increases and then decreases. Which of the following combination of the elements is likely to comprise the circuit? वैसे तो ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसके अंदर बच्चों का अगर ऑप्शन याद हो तो वो टिक मार सकते हैं इजीली, बट यहां पर एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन था मल्टीपल करेक्ट। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पलर ने एज अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन डाला था, तो उसने आंसर दिया है इसका ए और बी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले मैं समझा देता हूं। अ सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। एक सर्किट है जो कि एसी सोर्स से कनेक्टेड है, यानी कि एसी सर्किट है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल है। फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज कर सकता हूं, मेरे हाथ में है फ्रीक्वेंसी को चेंज करना। आगे बोल रहा है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस। तो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू पहले इंक्रीज हुई है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, मुझे पता है कि अगर मैं याद करूं एसी सर्किट्स के बारे में चीजें कुछ, तो मुझे पता है कि काई सी जो होता है मेरा, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, वो क्या होता है मेरा 1/ω/c होता है, और ओमेगा को मैं लिख सकता हूं क्या 1/2πfc। तो अगर मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा, एसी सोर्स की, फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, एसी सोर्स की होती है, तो यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर इंक्रीज करूंगा तो काई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर तो कांस्टेंट रहेगा उसका, डिवाइस का। काई सी डिक्रीज हो जाएगा, काई सी डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, कैपेसिटर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, यानी काई सी उसके क्रॉस कम हो गया, तो कैपेसिटर ज्यादा अलाउ करेगा करंट को पास होने के लिए, ठीक है। तो यानी कि आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज हो भी रही है, उसने बोला भी था मुझसे क्या, वेल फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड एंड करंट आल्सो इंक्रीजेस, यानी कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज हुआ, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कैपेसिटर जरूर होना चाहिए, जब ये चीज पॉसिबल है। आए क्या बोल रहा है देखो, देन डिक्रीजेस, यानी कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के बाद पहले तो करंट इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ। अब हमें साफ साफ पता है कि करंट को डिक्रीज कौन करता है, जनरली फ्रीक्वेंसी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, करंट को डिक्रीज करने का काम कौन करता है, इंडक्टर। अब कुछ लोग बोलेंगे रजिस्टर भी तो होता है, भाई यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से करंट कैसा फर्क पड़ रहा है, ठीक है। यहां पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी को मैंने बढ़ाया तो आई बढ़ा, सिमिलरली देख लो काई एल,
काई एल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ एल। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो काई एल जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और काई एल इंक्रीज होगा यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो गया, है ना भाई। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट की वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आई। तो यानी कि ऐसे सर्किट में हमारा इंडक्टर तो होना ही चाहिए, साथ में कैपेसिटर भी होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा था एल सी एंड आर, ट्रू है क्योंकि रेजिस्टर तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से करंट पे कोई फर्क डालेगा ही नहीं। ठीक है, रेजिस्टर को ऐड होने दो, मासूम सा बच्चा है वो तो कुछ करेगा थोड़ी। एल होना चाहिए, सी होना चाहिए, है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होना चाहिए इसका। ऑप्शन बी देखो एल एंड सी, एल एंड सी, एल और सी की रिक्वायरमेंट थी और एल और सी है भी, तो ऑप्शन बी भी होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन देखो एल एंड आर, एल है लेकिन सी है नहीं है, करेक्ट मतलब इनकरेक्ट। डी देखो आर एंड सी, सी है लेकिन एल है नहीं है, तो यानी कि सी और डी तो होने नहीं चाहिए, ए और बी में से इसका आंसर होना था। ठीक है, लेकिन सीबीएसई के आंसर की में एक्चुअली में सीबीएसई वालों ने इनका आंसर दे रखा है ए, एल सी एंड आर। तो अब इसके अंदर तो हम लोग वैसे तो ए और बी दोनों लिख सकते थे क्योंकि एग्जाम्पल ने भी इसका आंसर ए और बी दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर तो वैसे ए ही हम लोग अभी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल और सी लें, अब यहां पर हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका एल सी एंड आर ही होना चाहिए। अब मैं बताता हूं क्यों। एल एंड सी इसलिए मैंने थोड़ा सा एलिमिनेट किया, क्यों, क्योंकि एल सी ऑसिलेशन का हम लोगों ने सर्किट पढ़ रखा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर कैसे सुनाओ, सॉरी कैपेसिटर बना दिया, इंडक्टर। ठीक है, ये रहा मेरा कैपेसिटर, ये रहा मेरा इंडक्टर। तो यहां पर आई क्यों लिख रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोलता फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से क्या क्या चेंज आ रहा है। अब खुद सोचो, एलसी ऑसिलेशन वाले सर्किट में क्या हम लोग कोई एसी सोर्स की बैटरी लगाते थे, नहीं लगाते थे। सारा काम होता था कैपेसिटर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में, इंडक्टर में। हम लोग का काम क्या होता था, कैपेसिटर को पहले अच्छे से पेट भर के उसको खिला पिला दो, यानी कि उसको अच्छे से चार्ज कर दो, और चार्ज करने के बाद उसको इंडक्टर से कनेक्ट कर दो, तो सारा काम अपने आप चलता रहेगा। यानी कि होता क्या था, उसके अंदर एनर्जी आपस में ऑसिलेट होती थी, कभी एनर्जी कैपेसिटर में जाती थी, कभी एनर्जी इंडक्टर में जाती थी। लेकिन यहां पर क्या मैंने कोई एक्सटर्नल एसी सोर्स लगाया जिसकी वजह से सर्किट चला, सर्किट तो अपने आप चल रहा है ना। तो यहां पर इसीलिए यहां पर, क्योंकि यहां पर एक एसी सोर्स है ही नहीं, लेकिन एलसीआर सर्किट में मैं एक्सटर्नल एसी सोर्स लगाता हूं और वहां पर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता, तो इसीलिए मेरा एप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका ए ही होना चाहिए। ठीक है, बी भी हो सकता था, बट हम लोग ए को इसलिए चेक करेंगे क्योंकि हमारे हाथ में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जबकि एलसी ऑसिलेशन वाले सर्किट में हमारे हाथ में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन लंबा चला गया और कोई बात नहीं, को समझना जरूरी था। आगे देखो, देखिए 33 क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एन ई टाउ एंड एम हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज गिवन बाय। ये किसको नहीं पता होगा, होपफुली पता हो सबको। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर पूछ रहा है भाई, इन टर्म्स में बताओ एन ई टाउ एंड एम। तो मुझे पता है कि रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। भैया तो जिसको फॉर्मूला याद होगा वही कर पाएगा, वो कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब इतना तुम दिमाग लगाते थे कि मुझे पता है कि एल ऊपर आना चाहिए कि और ए नीचे आना चाहिए, क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ रहा है फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो यहां पर ऑप्शन में एल बाय ए वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ बी ही दिख रहा है। ठीक है, तो जिसको याद भी नहीं होगा तो वो भी ऐसे टिक मार देगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एल हमेशा ऊपर आता है और ए हमेशा नीचे आता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्या, ए, सॉरी बी। ये तो किसी को गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर तुम लोगों को फॉर्मूला याद होता है, आर इक्वल्स टू एल बाय ए। ठीक है, देखो आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिए। 34 क्वेश्चन बोल रहा है अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:4. द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स इज, यानी कि ये बोल रहा है कि एक प्रोटॉन पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल को हमेशा सर्कुलर पाथ में घुमाती है, हमें पता ही है आसानी से। अब वो पूछ रहा है कि जब वो सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, तो उनके जो उनकी स्पीड होगी, लीनियर स्पीड होगी, उनका रेशियो क्या दे रखा है 9:4, यानी कि अगर मैं लूँ प्रोटॉन और एक अल्फा लूँ, ठीक है, तो मुझे Vp बाय वी अल्फा पता है कितना, Vp बाय वी अल्फा 9:4। मुझसे पूछ रहा है कि Rp बाय आर अल्फा बताओ, Rp बाय आर अल्फा। बहुत सिंपल है, मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला होता है मेरा आर क्या है मेरा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरा कैपिटल आर होता है वैसे एक्चुअली में mv बाय क्यूबी, और ये v कौन से लिए होती है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बोल रखा, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि उनकी वेलोसिटी कौन सी है, परपेंडिकुलर वाले लीनियर में, तो mv बाय क्यूबी। मुझे पता है कि यहाँ पर इसका रेडियस जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल का, उसके मास और चार्ज पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल है, वो तो एक्सटर्नल एजेंट पे डिपेंड करता है, वो कैसे लिखता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मेनली इस पे डिपेंड कर रही है mv और q पे, यानी कि मैं अगर लिखूंगा Rp बाय आर अल्फा, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा mp vp अपॉन में qp अपॉन में m अल्फा v अल्फा अपॉन में q अल्फा, बस सॉल्व कर लो। अब मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन जनरली मेरा होता है 1u, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है मेरा क्या 4u, वैसे ही मेरा इनका चार्ज qp होता है मेरा कितना 1 प्लस का 1e, और q अल्फा कितना होता है मेरा डबल ई चार्ज हीलियम आयन होता है मेरा अल्फा, तो इसको मैं दूंगा प्लस का 2e, ठीक है। तो पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, और वी अल्फा दे ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा कितना, इसका आंसर आ जाएगा मेरा 9/8। पुट ही करना और कुछ ना करना नहीं है ना। एमपी और क्यूपी तो मुझे पता ही है, और वीपी बाय वी अल्फा का रेशियो तो मुझे दे रखा है ना। सॉल्व करो तो 9/8 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी 9/8, ठीक है। देखो आगे, a coil of area 100 centimeter square is kept at an angle of 30 degree with a magnetic field of 10 raised to the power -1 Tesla. The magnetic field is reduced to 0 in 10 raised to the power -4 seconds. The induced EMF in the coil is, ठीक है, वैल्यूज दे रखी है, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन दे रखा था कि इसके अंदर एक कॉइल है जिसका एरिया दे रखा है कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, क्योंकि MK सिस्टम फॉलो करना जरूरी है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया हो गया मेरा। आगे बोल रहा है इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हाँ, इसके अंदर अच्छा था, क्या था इसके अंदर, अगर मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसी है, मान लो, और उसने ऐसा बोला नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, बट मान लो उसने बोला मैग्नेटिक जो कॉइल है वो 30 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि मान लो सर्कुलर कॉइल जो ऐसी है वो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है। बट जब हम लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना पड़ता है तो उसके हमें फ्लक्स फाइंड करना पड़ता है, और फ्लक्स में हमारा फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ दैट कॉइल। अब एरिया वेक्टर क्या होता है इस कॉइल का, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसी है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री है, तो ये एक्चुअली में हो जाएगा मेरा कितना 60 डिग्री। कैसे, मान लो ये था, अगर ये पूरा 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां पर तुम्हें थीटा लेना 60 डिग्री, नॉट 30 डिग्री,
ठीक है, तो ये बात समझने की थी। इसके अंदर एक दो बच्चे गलती करके आए हैं, बट कोई बात नहीं, जिसने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, तो यानी कि तुम्हें थीटा यहाँ पे लेना क्या था 60 डिग्री। आगे बोल रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड थी 10⁻⁻1 टेस्ला की, इज रिड्यूस टू 0, यानी कि डेल्टा टी मुझे दे रखा है कितना 10⁻⁻4 सेकेंड्स। अब बस सॉल्व कर लूंगा। और मैग्नेटिक फील्ड को इनिशियल दे रखी थी कितनी 0.1 टेस्ला और फाइनल दे रखी थी 0। सॉल्व कर लो। तो यहां से मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला क्या होता है मेरा, माइनस का डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, क्योंकि मुझे इनिशियल और फाइनल वैल्यू दे रखी है। देखिए इंड्यूस क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है। यहां पर मैं पुट करूंगा डेल्टा ऑफ बी ए बाय डेल्टा टी, बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा पुट करना हम लोग भूल जाते हैं एक बार, तो यहां पर हम पुट करेंगे माइनस का डेल्टा, ए कांस्टेंट है, ए को बाहर निकाल लो, ए कांस्टेंट ए को बाहर निकाल लो, और कॉस थीटा है, थीटा कितना है मेरा 60 डिग्री, तो ये मेरा हो जाएगा एक्चुअली में कितना बी कॉस 60 डिग्री अपॉन में डेल्टा टी। अब हो जाएगा देखो बी कॉस 60 वैल्यू क्या थी 1/2, तो हो जाएगा मेरा कितना a/2 माइनस का a/2 अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻4। और यहाँ पर b फाइनल 0 है, 0 माइनस 0.1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा इसका आंसर कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, और एरिया का वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा मेरा कितना सी 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 35 का सी। हमारे 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 55 क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। सब्सक्राइब टू मैथ्स एंड मोर, एंड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट आउट कर सकते हैं।